दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जिसका नाम है जेवर का डिब्बा। चलिए शुरू करते हैं। बीए पास करने के बाद चंद्र प्रकाश को ट्यूशन करने के सिवा कुछ न सूझा। उनकी माँ पहले ही मर चुकी थी, उसी साल वालिद भी चल बसे और प्रकाश जिंदगी के जो शीरी ख्वाब देखा करता था वो मिट्टी में मिल गए। वालिद आला ओहदे पर थे। उनकी वसातत से चंद्र प्रकाश कई जगह अच्छी नौकरी मिलने की पूरी उम्मीद लिए हुए था, मगर वो सब मंसूबे धरे रह गए और अब गुज़र औकात के लिए सिर्फ 30 रुपए माहवार की ट्यूशन ही रह गई थी। वालिद ने कोई जायदाद तो छोड़ी नहीं, उल्टा भूख का बोझ और सर पर लाद दिया था। और बीवी भी मिली तो तालीम याफ्ता, शौकीन, जबान की तर्रार, जिसे मोटा खाने और मोटा पहनने की निस्बत मर जाना कबूल था। चंद्रप्रकाश को 30 की नौकरी करते शर्म आती थी, लेकिन ठाकुर साहब ने रहने के लिए मकान देकर उनके आंसू पोंछ दिए थे। ये मकान ठाकुर साहब के मकान से मिला हुआ था, पुख्ता, हवादार, साफ सुथरा और ज़रूरी सामान से आरास्ता। ऐसा मकान 20 रुपए महीने से कम में नहीं मिलता। लड़का तो लगभग उन्हीं की उम्र का था, मगर बड़ा कुंद जहन, कामचोर, अभी 9वीं में पढ़ता था। सबसे बड़ी बात यह कि ठाकुर और ठकुराइन दोनों प्रकाश की बड़ी इज्जत करते थे, बल्कि अपना ही बेटा समझते थे, जैसे मुलाजिम नहीं हो, घर का आदमी हो, और घर के हर एक मामले में उनका मशवरा भी लेते थे। तो एक दिन का किस्सा है, शाम का वक्त था। प्रकाश ने अपने स्टूडेंट वीरेंद्र को पढ़ाकर चलने के लिए अपनी छड़ी उठाई तो ठकुराइन ने कहा, बेटा सुनो ज़रा, मेरे साथ आओ ज़रा, तुमसे कुछ कहना है। प्रकाश ने दिल में सोचा, वो क्या बात है कि जो वीरेंद्र के सामने नहीं कही जा सकती। प्रकाश को अलहदा ले जाकर उमा देवी क्या कहने वाली होंगी। प्रकाश को अलग ले जाकर उमा देवी ने कहा, तुम्हारी क्या सलाह है बेटा, वीरू की शादी कर दूं क्या? एक बहुत अच्छे घर से पैगाम आया है। प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, अब ये तो आप वीरू बाबू से ही पूछिए। नहीं, मैं तुमसे पूछती हूँ। प्रकाश ने कहा, मैं इस मामले में क्या सलाह दे सकता हूँ? उनका 20वां साल है। अब ये समझ लीजिए कि ब्याह के बाद पढ़ना तो हो चुका, पर हाँ, ये समझ लीजिए कि एक बार शादी हो गई तो फिर पढ़ाई लिखाई तो चौपट है। तो क्या अभी ना करूं? तुम्हारी यही सलाह समझो। नहीं देखिए, ये मेरी सलाह नहीं है, अब आप जैसा मुनासिब समझें वैसा करें। अब मैंने तो आपको दोनों बातें अर्ज कर दी, तो क्या मतलब कर डालूं? भाई मुझे तो लगता है कि ये लड़का कहीं बहक ना जाए, फिर पछताना पड़ेगा। देखिए, उसकी तो आप फिक्र ना करें, मैं जब तक हूं तब तक उसे बहकने तो नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन आपकी मर्जी हो तो कर डालिए, कोई हर्ज भी नहीं है। ठीक है, लेकिन सब तैयारियां तुम्ही को करनी पड़ेंगी बेटा, ये समझ लो। अरे तो मैं कब इनकार करता हूं, बिल्कुल करूंगा। रोटी की खैर मनाने वाले तालीम याफ्ता नौजवानों में कमजोरी होती है कि जो उन्हें तल्ख सच्चाई के इजहार से रोकती है। प्रकाश में भी यही कमजोरी थी। तो बात पक्की हो गई, शादी का सामान होने लगा। ठाकुर साहब उन रिश्तेदारों में से थे ठाकुर साहब उन असहाब में से थे जिन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। उनकी निगाह में प्रकाश की डिग्री अपने 60 साल के तजुर्बे से ज्यादा कीमती थी। तो शादी का सारा इंतजाम प्रकाश के हाथों में था। 10-12 हजार रुपए से ज्यादा कीमत थी। शादी का सारा इंतजाम प्रकाश के हाथों में था। 10-12 हजार रुपए खर्च करने का इख्तियार कोई कम इज्जत की बात तो नहीं थी। देखते देखते एक खस्ता हाल नौजवान बड़ा जिम्मेदार मैनेजर बन गया था। कहीं कपड़े वाले उसे सलाम करने आ रहे हैं, कहीं मोहल्ले का बनिया उन्हें घेरे हुए है, कहीं गैस और शामियाने वाला खुशामद कर रहा है। वो चाहता तो 200-400 रुपए आसानी से उड़ा सकता था, लेकिन इतना कमीना ना था। लेकिन वो ईमानदार था, फिर उसके साथ क्या दगा करे जिसने अपना सब कुछ उसी पर छोड़ दिया। मगर जिस दिन उसने 5,000 के जेवरात खरीदे, उस दिन उसके कलेजे पर सांप लौटने लगा। घर आकर चंपा से बोला, हम तो यहां रोटियों को मोहताज हैं, और दुनिया में ऐसे ऐसे आदमी पड़े हैं कि हजारों लाखों रुपए के जेवर बना रहे हैं। देखिए ठाकुर साहब ने आज बहू के चढ़ावे के लिए ये 5,000 के जेवर खरीदे। ऐसी ऐसी चीजें देखकर आया हूं, आंखें ठंडी हो जाए, सच कहता हूं। बस चीजों पे तो आंख ठहरती नहीं थी। चंपा ने जलन वाले लहजे में कहा, अरे तो हमें क्या करना है भाई, जिन्हें ऊपर वाले ने दिया है वो पहने। यहां तो रो रो कर मरने को पैदा हुए हम तो। चंद्र प्रकाश बोला, यही लोग मजे उड़ाते हैं, न कमाना न धमाना, बाप दादा छोड़ गए हैं, मजे से खाते हैं, चैन करते हैं। इसीलिए कहता हूं कि
ऊपर वाले के यहाँ इंसाफ नहीं है। चंपा ने कहा, अपना अपना मुकद्दर है, अब इसमें ईश्वर का क्या कसूर। अब तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए हो तो तुम भी मजे उड़ाते। यहाँ तो रोजमर्रा का खर्च चलाना ही मुश्किल है। गहने कपड़ों को कौन रोए। कोई ढंग की साड़ी नहीं है मेरे पास कि किसी भले आदमी घर जाना हो तो मैं पहन लूँ। मैं तो इसी सोच में हूँ कि ठकुराइन के यहाँ शादी में कैसे जाऊंगी। सोचती हूँ तो बीमार पड़ जाती हूँ। ये कहते कहते उसकी आंख भर आई। प्रकाश ने तसल्ली दी, अरे तुम परेशान मत हो, साड़ी तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगा। और ये मुसीबत के दिन हमेशा थोड़ी रहते हैं। हाँ, अरे जिंदा रहा तो एक दिन तुम सर से पांव तक जेवर से लदी होगी। चंपा बोली, चलो जी, ऐसी मन की मिठाई में नहीं खाती। हाँ, ओझर हो जाए यही बहुत है। प्रकाश ने चंपा की बात सुनकर शर्म और हया से सर झुका लिया कि चंपा उसे इतना काहिल, इतना आलसी समझती है। तो रात का खाना खाकर दोनों सोए तो प्रकाश ने फिर जेवरों का जिक्र छेड़ा। जेवर उसकी आंखों में बसे हुए थे। इस शहर में ऐसे बढ़िया जेवर बनते हैं, मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। चंपा ने लेटे लेटे कहा, अरे कोई और बात करो, बार बार जेवर जेवर। जेवरों की बात सुन के दिल जलता है भाई मेरा। लेकिन प्रकाश नहीं माना। उसने फिर कहा, मैं तो सोचता हूं कि ऐसी चीजें तुम पहनो तो रानी लगोगी, रानी। जेवरों से क्या खूबसूरती मालूम होती है। मैंने तो ऐसी बहुत सी औरतें देखी हैं जो जेवर पहनकर भी भद्दी लगती हैं। पर ये ठाकुर साहब भी बड़े मतलबी लगते हैं। ये ना हुआ कि कहते कि भाई तुम भी इसमें से कोई चंपा के लिए लेते जाओ। कैसी बच्चों वाली बातें करते हो। अरे इसमें बच्चों की क्या बात है। कोई बड़े दिल का आदमी होता तो इतनी कंजूसी नहीं करता। अरे इसमें बड़े दिल की क्या बात है। मैंने तो ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो अपने बहू के जेवर किसी और को दे दे। अरे मैं कोई और थोड़ी हूं। हम दोनों एक ही मकान में रहते हैं। मैं उनके लड़के को पढ़ाता हूं और शादी का सारा इंतजाम कर रहा हूं। अगर 100-200 की चीज दे देते तो कौन सी बड़ी बात थी। इतना बड़ा दिल भी तो होना चाहिए। अचानक प्रकाश चारपाई से उठकर खड़ा हुआ। आह, उसने गौर से देखा। चंपा के नाजुक जिस्म पर एक भी गहना नहीं था। उसे चंपा पर रहम आ गया। यही तो खाने पीने की उम्र है। इस उम्र में बेचारी हर एक चीज के लिए तरसती रहती है। वो दबे पांव घर से बाहर आ गया छत पर। ठाकुर साहब की छत उसकी छत से मिली हुई थी। बीच में एक 5 फुट ऊंची दीवार थी। वो दीवार पर चढ़ गया और ठाकुर साहब की छत पर आहिस्ता से उतर गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। उसने सोचा कि पहले जीने से उतरकर कमरे में चलूं। अगर वो जाग गए तो उनसे कहूंगा कि कोई आदमी इधर से आता दिखा था, इसलिए मैं भी उसके पीछे आया और देखूं ये क्या कर रहा है। किसी को मुझ पर शक तो नहीं होगा। फिर उसने सोचा कि अगर संदूक की कुंजी मिल गई फिर तो कहना ही क्या, सब लोग नौकरों पर शक करेंगे और मैं भी कहूंगा कि साहब नौकरों की हरकत है, इनके सिवा और कौन ले जा सकता है। मैं तो आराम से निकल जाऊंगा। शादी के बाद कोई दूसरा घर ले लूंगा और फिर धीरे धीरे एक एक जेवर चंपा को देता जाऊंगा, जिससे कोई शक भी ना करे। ये सब सोचने के बाद जब प्रकाश जीने से नीचे उतरने लगा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसके बाद रात और काली होती गई और काली, और फिर सुबह हो गई। धूप निकल आई थी। प्रकाश अभी सो ही रहा था। चंपा ने उसे जगाकर कहा, अरे सुनो, बड़ा गजब हो गया। रात को ठाकुर साहब के घर में चोरी हो गई। कोई चोर जेवरों का पूरा डिब्बा उठाकर ले गया। प्रकाश ने पड़े पड़े पूछा, किसी ने पकड़ा नहीं चोर को? अरे किसी को खबर ही नहीं थी। वही डिब्बा ले गए जिसमें शादी के जेवर रखे थे। न जाने कैसे चाबी मिल गई उन्हें, और उन्हें कैसे मालूम हुआ कि संदूक में डिब्बा रखा है। नौकरों की कारस्तानी होगी, बाहर के आदमी का काम नहीं है। अरे नौकर तो उनके 3 ही है पुराने। हाँ तो क्या, नियत बदलते देर लगती है। आज मौका देखा, उड़ा ले गए। अरे तो तुम जाकर उनको कुछ तसल्ली तो दो। बेचारी ठकुराइन रो रही थी, तुम्हारा नाम लेकर कहती थी कि बेचारा महीनों से इन जेवरों के लिए दौड़ा, एक एक चीज अपने सामने बनवाई और उन चोरों ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। प्रकाश झटपट उठ बैठा और घबराया उसे जाकर ठकुराइन से बोला, अरे ये तो बड़ा गजब हो गया, मुझे तो अभी भी बताया चंपा ने। ठाकुर साहब सर पर हाथ रख के बैठे थे। बोले, कोई सेंध नहीं, कोई ताला नहीं टूटा, किसी दरवाजे की चूल नहीं उतरी। समझ में नहीं आता है कि चोर आया किधर से। ठकुराइन ने रोकर कहा, मैं तो लुट गई भैया, ब्याह सर पर है, अब क्या होगा। भगवान, तुमने कितनी दौड़ धूप की थी, तब कहीं जाकर ये सारी चीजें तैयार हुई थी। न जाने कौन मनहूस सब लेकर चला गया। प्रकाश ने ठाकुर साहब के कान में कहा, ठाकुर साहब मुझे तो नौकरों की शरारत लग रही है।
ठकुराइन ने कहा, अरे नहीं भैया, नौकरों में कोई नहीं है, 10,000 रुपये यूं ही रखे रह जाते हैं, कभी एक पाई का नुकसान नहीं हुआ। ठाकुर साहब ने नाक सिकोड़ कर कहा, अब ऐसा भी नहीं है, और तुम क्या जानो आदमी का दिल कितनी जल्दी बदल जाता है। जिसने अभी तक चोरी नहीं की है वो आगे भी नहीं करेगा, ये कोई कह सकता है क्या? मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा और एक एक नौकर की तलाशी कराऊंगा, कहीं माल उड़ा दिया होगा। जब पुलिस के जूते पड़ेंगे ना तो अपने आप कबूल करेंगे। प्रकाश ने पुलिस का घर में आना खतरनाक समझा, कहीं उनके घर की तलाशी लें तो फिर तो सितम हो जाएगा। बोले, अब सुनिए, मेरे ख्याल से पुलिस में रिपोर्ट करना और तहकीकात करना बिल्कुल बेफायदा है। ठाकुर साहब ने मुंह बनाकर कहा, तुम भी क्या बच्चों सी बात कर रहे हो प्रकाश? पर हाँ, पुलिस में रिपोर्ट करने से मुझे भी ये थोड़ा फिजूल लगता है। अब माल चला गया, अब कहाँ मिलेगा, चाहे पुलिस चाहे जो भी करे। हाँ, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ, प्रकाश ने कहा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठाकुर बोला, अरे कोई फ़ायदा नहीं है, अगर कोई खुफिया पुलिस का आदमी हो जो चुपके चुपके पता लगा ले तो शायद मिल जाए मामला, लेकिन यहाँ ऐसे आदमी कहाँ हैं? अब नसीबों को रो के बैठो और क्या होगा। प्रकाश ने कहा, अब ठाकुर साहब आप चाहे बैठे रहिए, लेकिन मैं बैठने वाला नहीं हूँ। मैं इन नौकरों के सामने चोर का नाम निकलवाऊंगा। अरे भाई, नौकरों पे मुझे पूरा यकीन है, ठकुराइन ने फिर कहा। किसी का भी नाम निकल आए तब भी मुझे यही ख्याल रहेगा कि किसी बाहर के आदमी का काम है, चाहे जिधर से आया हो, पर चोर आया बाहर से है, और तुम्हारे कोठे से भी तो आ सकता है, ठकुराइन ने कहा। तो ठाकुर ने उसके कोठे की तरफ देखा। हाँ, जरा अपने कोठे पर देखो, शायद कोई निशान मिले, कल दरवाजा तो खुला नहीं रह गया था। प्रकाश का दिल धड़कने लगा। बोला, मैं तो 10 बजे दरवाजा बंद कर लेता हूँ। हाँ, कोई पहले से मौका पाकर कोठे पे चला गया हो तो वहां छुपा बैठा हो तो बात दूसरी है। ठाकुर, ठकुराइन और प्रकाश तीनों छत पर गए तो बीच की मुंडेर पर किसी के पांव के निशान दिखाई दिए। जहां प्रकाश का पांव पड़ा था वहां का चूना लग जाने से छत पर पांव का निशान पड़ गया था। प्रकाश की छत पर जाकर मुंडेर की दूसरी तरफ देखा तो वैसा ही निशान वहां पे दिखाई दिया। ठाकुर साहब सर झुकाए खड़े थे, लिहाज के मारे कुछ कह ना सके, लेकिन प्रकाश ने उनके दिल की बात खोल दी। अब तो कोई शक ही नहीं रहा, ठाकुर साहब ने कहा। हाँ, मैं भी यही समझता हूं, लेकिन हाँ, इतना तो मैं भी समझता हूं, लेकिन इतना पता लग जाने से क्या, माल तो जाना था, वो गया। अब चलो आराम से बैठो, आज रुपए की कोई तजवीज़ करनी होगी, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। प्रकाश, मैं आज ही ये घर छोड़ दूंगा। क्यों? नहीं, अरे नहीं, देखो, हमें तुम पर नहीं, देखिए ठाकुर साहब, आप हम पर चाहे ना कहें कुछ भी, लेकिन मैं समझता हूँ। देखिए, मेरे सर पर बहुत बड़ी जवाबदेही आ गई है। मेरा दरवाज़ा 9 बजे तक खुला रहता है। अब चोर ने रास्ता देख लिया, मकान है, 2-4 दिन में आके घुस गया। घर में अकेली एक औरत है, सारे घर की निगरानी तो वो कर नहीं सकती। उधर से वो बावर्ची खाने में बैठी है, उधर कोई आदमी चुपके से ऊपर चढ़ गया। अब नहीं मिली आहट। मैं घूम कर कभी 9 बजे आता हूँ, कभी 10 बजे आता हूँ। अब शादी के दिनों में देर तो होती रहेगी, तो इधर का दरवाज़ा बंद ही हो जाना चाहिए। मैं समझता हूँ चोरी जो हुई है, इसकी ये सारी चोरी मेरे सर पर है। ठकुराइन डरी। अरे भैया, तुम चले जाओगे तो ये घर और फाड़ खाएगा हमें। प्रकाश, कुछ भी हो माता, पर मुझे ये घर बहुत जल्दी छोड़ना होगा। मेरी गफलत से ये चोरी हुई है, इसका मुझे खामियाजा उठाना चाहिए। और ये कहकर प्रकाश अपने घर की तरफ चला गया। ठाकुर और ठकुराइन वहीं खड़े रहे। ठकुराइन ने कहा, बड़ा लायक आदमी है, चोर इधर से आया, यही बात उसे खा गई। कहीं ये चोर को पकड़ लेना तो कच्चा ही खाए, अरे मार ही डालेगा। ठाकुर ने कहा, देख लेना, कभी न कभी ये माल बरामद करेगा। अब इस घर में ये हरगिज नहीं रहेगा, चाहे इसको जितना समझा लो। किराए के 20 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ, पर कहीं भी जाएगा तो पैसे तो उसको देने ही पड़ेंगे। 30 रुपए में इसकी गुजर भी नहीं होगी। हाँ, ये तो है। ठाकुर और ठकुराइन उसके बारे में चर्चा करते रहे। प्रकाश ने उसी दिन वो घर छोड़ दिया। असल बात तो ये थी कि उस घर में रहने में उसे डर था, लेकिन जब तक शादी की धूमधाम रही, अक्सर तमाम दिन वहीं रहते थे। पेशबंदी के लिए चंपा से कहा, एक सेठ जी के यहाँ 50 रुपए माहवार पे काम मिल गया है, मगर वो रुपए उन्हीं के पास जमा करता जाऊंगा। वो आमदनी सिर्फ जेवर में खर्च होगी, उसमें से 1 पैसा भी घर के खर्च में नहीं लगने दूंगा। भगवान पर उसका और यकीन हो गया। अब तक प्रकाश और चंपा में कोई बात राज की नहीं थी। प्रकाश के पास जो कुछ भी था वो चंपा का था।
चंपा ही के पास उसके ट्रंक, संदूक और अलमारी की चाबियां रहती थी, मगर जब प्रकाश का एक संदूक हमेशा बंद रहता था, उसकी चाबी कहाँ है, इसका पता चंपा को नहीं था। वो पूछती भी थी, इस डिब्बे में क्या है? वो कहते थे, इसमें कुछ पुरानी किताबें हैं, इधर मारी मारी फिरती थी, संदूक में रख दी हैं। चंपा को कभी शक नहीं हुआ। एक दिन चंपा जब उन्हें पान देने गई तो देखा कि वो संदूक को खोले कुछ देख रहे हैं, और उसे देखते ही उनका चेहरा फक हो गया। हालांकि प्रकाश ने जल्दी से डिब्बा बंद कर दिया। चंपा को तब भी शक नहीं हुआ। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि प्रकाश ऐसा कर सकता है, लेकिन 5,000 की पूंजी को इस तरह छोड़ देना कि उसका ध्यान ही ना आए, प्रकाश के लिए नामुमकिन था। वो कहीं बाहर जाता तो एक बार संदूक को खोलकर जरूर देखता था, पर एक दिन पड़ोस में एक चोरी हो गई। उस दिन से प्रकाश कमरे में ही सोने लगा। जून का महीना था, गर्मी के मारे उसका दम घुटता था। चंपा ने बाहर सोने के लिए कहा, लेकिन प्रकाश नहीं माना। अकेले घर कैसे छोड़ते? चंपा ने कहा, अरे चोरी ऐसे घरों में नहीं होती है, चोर भी कुछ देखकर ही जान खतरे में डालते हैं, यहां क्या रखा हुआ है? प्रकाश ने गुस्से में कहा, अरे तुमको कुछ नहीं पता है, बर्तन हैं, गरीब के लिए तो अपनी हांडियां ही बहुत हैं। एक दिन चंपा ने कमरे में झाड़ू लगाई तो संदूक खिसकाकर इस तरफ रख दिया। प्रकाश ने संदूक की जगह बदली हुई देखी तो बोला, तुमने ये संदूक हटाया था? हाँ, खिसका दिया होगा झाड़ू लगाते वक्त। क्यों खिसका दिया होगा? मतलब तुम घर में रहती हो कि नहीं रहती हो? अरे हाँ, मान लो खिसका दिया होगा तो इसमें पूछने की क्या बात है? कुछ नहीं, वो ऐसे ही पूछा था। जब संदूक खोलकर तमाम चीजें देख ली प्रकाश ने, तब उसे कहीं चैन आया। चंपा जैसे ही खाना पकाने लगी, वो संदूक खोलकर देखने लगा। आज चंपा ने पकौड़ियाँ बनाई थी। पकौड़ियाँ गर्म गर्म ही मज़ा देती हैं, तो प्रकाश को पकौड़ियाँ बहुत पसंद थी। उसने थोड़ी सी पकौड़ियाँ तश्तरी में रखी और वो प्रकाश को देने में गई। प्रकाश ने उसे देखते ही संदूक धमाके से बंद कर दिया और ताला लगाकर उसे बहलाने के लिए बोला, तश्तरी में क्यों ले आई? वैसे मुझे भूख नहीं लगी है, पेट में कुछ अजीब सा लग रहा है। अच्छी पकौड़ियाँ हैं। आज चंपा के दिल में हल्का सा शक का बीज पड़ा। आखिर संदूक में क्या है जिसे देखते ही प्रकाश अचानक घबरा जाता है? प्रकाश उसकी चाबी भी छुपा कर रखता है। चंपा ने तय किया कि वो आखिर जान कर रहेगी कि संदूक में आखिर क्या है। प्रकाश उसकी चाबी छुपाकर ही रखता था। चंपा उस चाबी को पाना चाहती थी। एक दिन एक फेरी वाला बिसाती पुरानी चाबियां बेचने आ निकला। चंपा ने उस ताले की चाबी खरीद ली और संदूक खोल डाला। संदूक खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे ये तो जेवर है। उसने एक एक जेवर निकाल कर देखा। ये जेवर कहां से आए? मुझे तो उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके मन में यह ख्याल आया कि कहीं ये जेवरात चीजें तो वही थी जिनकी बात होती थी। धीरे धीरे उसे अब कोई शक नहीं रहा, लेकिन शर्म से उसका सर झुक गया। उसने संदूक को बंद कर दिया और पलंग पर लेटकर सोचने लगी, इनकी इतनी हिम्मत कैसे पड़ी? ये गंदी ख्वाहिश इनके मन में आई कैसे? मैं तो कभी जेवरों के लिए इन्हें तंग भी नहीं करती हूं, और अगर करती भी थी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये चोरी करके लाएंगे। चोरी जेवरों के लिए? इनका जमीर क्या इतना कमजोर हो गया है? उस दिन से चंपा कुछ उदास रहने लगी। प्रकाश से उसे वो मोहब्बत नहीं रही, ना वो इज्जत का जज्बा। बात बात पर तकरार हो जाती थी। पहले वो खूब बातें करते थे, मगर अब दोनों में कई कई दिन तक आपस में बात नहीं होती थी। इस तरह कई महीने गुजर गए। शहर के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई। प्रकाश ने अकाउंटेंट का इम्तिहान पास कर लिया, लेकिन शर्त यह थी कि नकद 10,000 रुपए की जमानत दाखिल की जाए। अब इतनी रकम कहां से आए? प्रकाश तड़प कर रह जाता था। एक दिन ठाकुर साहब से इस मामले पर बातचीत चल पड़ी। ठाकुर साहब ने कहा, तुम क्यों नहीं दरख्वास्त भेजते हो? प्रकाश ने सर झुकाकर कहा, वहां पे 10,000 की जमानत मांगते हैं, अब मेरे पास तो कहाँ रखें। अरे तो दरख्वास्त तो दो, अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो जमानत भी दे दी जाएगी, इसकी फिक्र मत करो। प्रकाश ने हैरानी से कहा, आप जमानत दाखिल कर देंगे? हाँ कर दूंगा, ये कौन सी बड़ी बात है। प्रकाश घर की तरफ चला तो बड़ा उदास था। उसको ये नौकरी जरूर मिलेगी, मगर फिर भी वो खुश नहीं है। ठाकुर साहब की साफ दिली और उस पर इतना सारी यकीन, उनकी शराफत उसके कमीनेपन को रौंद डालती है।
उसने घर आकर चंपा को खुशखबरी सुनाई। चंपा ने सुनकर मुंह फेर लिया। फिर 1 मिनट बाद बोली, ठाकुर साहब से तुमने क्यों जमानत दिलवाई? जगह नहीं मिलती है तो ना सही, रोटियां तो मिल ही जाती हैं। रुपए पैसे का मामला है, कहीं भूल चूक हो जाए, तुम्हारे साथ तो उनके भी पैसे चले जाएंगे। अरे तो तुम ये कैसे समझती हो कि भूल चूक हो जाएगी? क्या मैं कोई ऐसा अनाड़ी हूं? बैंक के काम में मैं कोई पैसों के लेन देन में मैं कोई अनाड़ी थोड़ी हूं। चंपा ने कहा, आदमी की नीयत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। प्रकाश सन्नाटे में आ गया। उसने चंपा की चुभती हुई नजरों को देखा, मगर फिर चंपा ने मुंह फेर लिया। वो उसके अंदरूनी ख्याल का अंदाजा न लगा सका, मगर ऐसी खुशखबरी सुनकर भी चंपा का उदास रहना उसे खटकने लगा। उसके दिल में सवाल पैदा हुए। चंपा ने संदूक खोलकर कहीं देख तो नहीं लिया? इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए वो उस वक्त अपनी एक आंख भी नजर कर सकता था। खाने के वक्त प्रकाश ने चंपा से पूछा, तुमने क्या सोचकर कहा था कि आदमी की नीयत हमेशा एक सी नहीं रहती? चंपा ने कहा, अब कुछ नहीं, मैंने ऐसे ही दुनिया की बात कही थी। क्या जो आदमी बैंक में एम्प्लॉय होता है, क्या उसकी नीयत बदलती रहती है? चंपा ने गला छुड़ाना चाहा। अरे तुम तो जबान पकड़ लेते हो। ठाकुर साहब के यहाँ शादी में ही तुम अपनी नीयत ठीक नहीं रख पाए। 100-200 रुपए की चीज तो घर में ही रख ली थी तुमने। प्रकाश के दिल में बोझ सा उतर गया। बोला, अच्छा तुम्हारा इशारा उस तरफ था, लेकिन मैंने कमीशन के सिवाय उनकी एक पाई भी नहीं छुई। और कमीशन लेना कोई पाप थोड़ी है, अब तो बड़े बड़े लोग कमीशन लेते हैं। चंपा ने नफरत के लहजे से कहा, जो आदमी अपने ऊपर इतना यकीन रखे उसकी आंख बचाकर एक पाई भी लेना गुनाह है। शराफत तो मैं तुम्हारी तब जानती जब तुम अपने कमीशन के पैसे जाकर उनके हवाले करते थे। इन 6 महीनों में उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या सलूक किए, कितना कुछ दिया है तुम्हें। मकान तुमने छोड़ा, लेकिन वो 20 रुपए माहवार तुम्हें दे जाते हैं। इलाके से कोई सौगात आती है तो तुम्हारे यहाँ भेजते हैं। तुम्हारे पास घड़ी नहीं थी, अपनी घड़ी उन्होंने तुम्हें दे दी। तुम्हारी कहारिन जब नागा करती है तो खबर पाते ही अपने नौकर को भेज देते हैं। मेरी बीमारी में डॉक्टर की फीस उन्होंने अदा की और दिन में 2-2 बार पूछने आया करते थे। ये सब जमानत क्या कोई छोटी बात है? अपने रिश्तेदारों तक की जमानत कोई आजकल जल्दी से नहीं देता है। और तुम्हारी जमानत की नकद 10,000 रुपए उन्होंने देने के लिए कहा। अब तुम इसे कोई छोटी बात समझते हो? अरे आज तुमसे कोई गलती हो जाए तो उनके रुपए तो सब जब्त हो जाएंगे। जो आदमी अपने ऊपर इतनी मेहरबानी करे उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तो हमें तैयार रहना चाहिए ना। प्रकाश चुपचाप रहा। कुछ देर के बाद खाना खाकर लेटा तो उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था। दुखते हुए फोड़े में कितना मवाद भरा है ये उसे पता था। दिल की स्याही उस वक्त मालूम होती है जब कोई उसे हमारे सामने खोल कर रख देता है। कोई सोशल या पॉलिटिकल कार्टून देखकर हमारे दिल पे चोट लगती है, इसलिए कि वो तस्वीर हमारी हैवानियत को खोलकर हमारे सामने रख देती है, वो जो दिल के अथाह समुंदर में बिखरा हुआ पड़ा था। चंपा के चुभते हुए लफ्जों ने प्रकाश की इंसानियत को बेदार कर दिया। वो संदूक कई गुना भारी होकर पत्थर की तरह जैसे उसे ही दबाने लगा था। दिल में फैली हुई हरारतें एक नुक्ते पर जमा होकर शोला बन गई थी। कई रोज गुजर गए। प्रकाश को बैंक में नौकरी भी मिल गई और इसीलिए उसके यहाँ मेहमानों की दावत थी। ठाकुर साहब, ठाकुराइन, वीरेंद्र और उसकी नई दुल्हन भी आए हुए थे। बाहर यार दोस्त गाना वाना गा रहे थे। खाना खाने के बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए। प्रकाश ने कहा, आज आपको यहीं रहना होगा, आज तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। चंपा को उसकी ये जिद अजीब लगी। घर पे चारपाइयाँ नहीं हैं, बिछौने नहीं हैं, न जगह है। रात भर उनको तकलीफ देने और खुद तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत क्या है आखिर? लेकिन प्रकाश बराबर जिद करता रहा, यहां तक कि ठाकुर साहब राजी भी हो गए। तो 12 बजे थे। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे और प्रकाश बाहर बरामदे में। 3 औरतें कमरे के अंदर थीं। प्रकाश जाग रहा था। वीरू के सिरहाने चाबियों का गुच्छा पड़ा था। प्रकाश ने गुच्छा उठा लिया और फिर कमरा खोलकर उसमें से जेवरात का डिब्बा निकाला और ठाकुर साहब के घर की तरफ चला। कुछ 1 महीने पहले वो इसी तरह लरसते हुए दिल के साथ ठाकुर साहब के मकान में घुसा था। उसके पांव तब भी इसी तरह थरथरा रहे थे, लेकिन तब कांटा चुभने का दर्द था, आज कांटा निकलने का। तब बुखार का चढ़ाव था, आज बुखार उतर रहा था।
वो आज बढ़ता जा रहा था। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने आहिस्ता से वीरेंद्र का कमरा खोला और अंदर जाकर ठाकुर साहब के पलंग के नीचे उस डिब्बे को रख दिया। फिर फौरन बाहर आकर आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और अपने घर लौट आया। हनुमान जी संजीवनी बूटी वाला पहाड़ का टुकड़ा उठाया जिस रूहानी सुरूर का लुत्फ उठा रहे थे, वैसी ही खुशी प्रकाश को हो रही थी। जेवरों को अपने घर ले जाते हुए उसकी जान सूख रही थी, जैसे किसी गहराई में जा रहा हो। आज डिब्बे को लौटाकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी हवाई जहाज में बैठा हुआ आसमान में उड़ता जा रहा है। वो घर पहुंचा तो वीरू सो रहा था। चाबियों का गुच्छा उसके सिरहाने रख दिया। रात सुबह में तब्दील हुई, रोशनी हर तरफ फैल गई। ठाकुर साहब सुबह सुबह तशरीफ भी ले गए। प्रकाश शाम को पढ़ाने जाया करता था। आज वो बेसब्र होकर तीसरे पहरी जा पहुंचा। देखना चाहता था कि वहां आज क्या हो रहा है। वीरेंद्र ने उसे देखते ही खुश होकर कहा, बाबूजी, कल आपके यहां की दावत बड़ी मुबारक थी। जो जेवरात चोरी हो गए थे सब मिल गए। ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, अरे बड़ी मुबारक दावत थी भाई तुम्हारी। पूरा का पूरा डिब्बा मिल गया, एक चीज भी नहीं गई, जैसे अमानत रखने के लिए ले गया हो कोई। प्रकाश को उनकी बातों पर यकीन कैसे आए जब तक वो अपनी आंखों से ना देख ले। ऐसा भी हो सकता है कि चोरी गया हुआ माल 6 महीने के बाद मिल जाए। वैसा क्या वैसा? डिब्बा खोलकर उसने बड़ी संजीदगी से देखा। ताज्जुब की बात है, अरे मेरी अकल तो काम नहीं कर रही है। ठाकुर ने कहा, अरे किसी की अकल कोई काम नहीं करती भाई, तो तुम्हारी कैसे करे। वीरू की माँ तो कह रही है कोई जादू टोना है। मगर आंखों देखी बात नहीं होती तो मुझे भी यकीन नहीं आता, सच बता रहा हूं, प्रकाश ने कहा। ठाकुर साहब ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, और आज इसी खुशी में हमारे यहां दावत है। आपने कोई तंत्र मंत्र तो नहीं पढ़ाया? ठाकुर ने कहा, भाई कई पंडितों से पढ़वाया, तो बस ये फिर उसी की बरकत है। घर लौटकर प्रकाश ने चंपा को ये खुशखबरी सुनाई तो वो दौड़कर उसके गले से चिमट गई और न जाने क्यों रोने लगी, जैसे उसका बिछड़ा हुआ शौहर बहुत मुद्दत के बाद घर आ गया। प्रकाश ने कहा, आज उनके यहां मेरी दावत है। वो बोली, मैं भी आज 1000 भूखों को खाना खिलाऊंगी। प्रकाश बोला, तुम तो सैकड़ों का खर्चा बता रही हो। वो बोली, मुझे आज इतनी खुशी हुई है कि लाखों रुपए खर्च करने पर भी मेरा अरमान पूरा नहीं होगा। और इस तरह प्रकाश की आंखों में भी आंसू आ गए।